क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी संसद में विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा है? क्या कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने कभी ऐसे मुद्दे उठाए जिन पर मोदी सरकार को सदन में जवाब देना पड़ा? क्या कभी विपक्ष के सवाल इतने बड़े बने कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक आ गया? हम बात करेंगे उन मौकों की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संसद के अंदर विपक्ष के सवालों और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा, और हम बात करेंगे बिल्कुल तथ्यों के साथ, बिना किसी वायरल दावे और बिना किसी फर्जी खबर के। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद में कई बार विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, कई बार सरकार से जवाब मांगा गया और कई बार विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ राजनीतिक दबाव बनाया। लेकिन इनमें दो घटनाएं खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 2018 और 2023 में मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति को सिर्फ खबर नहीं, मुद्दा समझकर देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी साफ और जमीनी बातें होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी ही इस चर्चा को मजबूत बनाती है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि विपक्ष सरकार के बहुमत पर सवाल उठा रहा है और सरकार को सदन में यह साबित करना होता है कि उसके पास बहुमत का समर्थन मौजूद है। लेकिन यहां सबसे जरूरी तथ्य यह है कि 2018 और 2023 दोनों ही मौकों पर मोदी सरकार अपना बहुमत साबित करने में सफल रही और दोनों अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने में सफल नहीं हुए। अब सवाल यह है कि आखिर विपक्ष ने मोदी सरकार को किन मुद्दों पर घेरा था और इन घटनाओं के दौरान संसद के अंदर क्या हुआ था। यही पूरी कहानी हम आपको इस रिपोर्ट में क्रम से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं साल 2018 की, जब नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस समय आंध्र प्रदेश से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे और तत्कालीन सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल की थी। यह मोदी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण संसदीय चुनौती थी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सीधे सरकार के बहुमत पर सवाल उठाता है। लेकिन मोदी सरकार के पास उस समय लोकसभा में पर्याप्त संख्या थी, इसलिए मतदान के बाद सरकार अपना बहुमत बचाने में सफल रही और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। लेकिन इसके बाद भी संसद में सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव खत्म नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांगता रहा। इसके बाद साल 2023 में एक बार फिर मोदी सरकार के सामने अविश्वास प्रस्ताव की चुनौती आई। इस बार मुद्दा था मणिपुर में हुई हिंसा। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र बनने के साथ मोदी से मणिपुर की स्थिति पर संसद में जवाब देने की मांग कर रहा था, और इसी राजनीतिक टकराव के बीच विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसके बाद सदन में कई दिनों तक सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष ने मणिपुर की स्थिति को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए और सरकार से जवाब मांगता रहा। 10 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ और मोदी सरकार के पास पर्याप्त बहुमत होने के कारण प्रस्ताव गिर गया। यानी यहां भी वास्तविक तथ्य यही है कि विपक्ष ने मोदी सरकार को संसद में राजनीतिक रूप से घेरा, सवाल उठाए, सरकार से जवाब मांगा और अविश्वास प्रस्ताव तक लाया, लेकिन सरकार का बहुमत कायम रहा। इस पूरी घटना को समझने के लिए एक बात और जरूरी है। संसद में विपक्ष का सरकार से सवाल पूछना कोई असामान्य बात नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही सरकार से सवाल पूछना,
सरकार की नीतियों की आलोचना करना और जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाना है। इसी तरह सरकार का काम होता है उन सवालों का जवाब देना, अपनी नीतियों का बचाव करना और सदन में अपना बहुमत बनाए रखना। इसलिए अगर कोई कहता है कि मोदी सरकार को विपक्ष ने कभी संसद में नहीं घेरा, तो यह बात सही नहीं है, क्योंकि 2018 और 2023 के अविश्वास प्रस्ताव खुद इसका प्रमाण हैं। लेकिन अगर कोई यह कहता है कि विपक्ष के सवालों के कारण मोदी केंद्र से विपक्ष का बात करते, तो क्या प्रतिशान में सरकार गिर गई थी, तो यह भी गलत है, क्योंकि दोनों ही बार सरकार ने सदन में अपना बहुमत बनाए रखा था। यानी पूरी तस्वीर यह है कि विपक्ष ने सवाल उठाए, सरकार पर दबाव बनाया, अविश्वास प्रस्ताव लाया, बहस हुई, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया के कारण बनी रही। अब सवाल यह भी है कि क्या किसी वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को झुकते हुए देखकर यह कहा जा सकता है कि विपक्ष के सवालों से वह दबाव में आ गए थे? तो इसका जवाब बिना पूरे वीडियो और संदर्भ के नहीं दिया जा सकता, क्योंकि किसी नेता का झुकना या किसी सांसद की बात ध्यान से सुनना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वह राजनीतिक दबाव में था। इसीलिए हमारी रिपोर्ट में हम किसी वायरल वीडियो के आधार पर ऐसा दावा नहीं करेंगे, बल्कि उन्हीं घटनाओं की बात करेंगे जिनका संसदीय रिकॉर्ड मौजूद है। और संसदीय रिकॉर्ड के हिसाब से मोदी सरकार के सामने 2018 और 2023 में अविश्वास प्रस्ताव आए। दोनों बार विपक्ष ने सरकार को चुनौती दी और दोनों बार मोदी सरकार ने अपना बहुमत कायम रखा। यही है इस पूरे मामले की वास्तविक और तथ्य आधारित तस्वीर। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वह है संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के बीच होने वाली सीधी राजनीतिक बहस। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में केवल अविश्वास प्रस्ताव ही सरकार को घेरने का माध्यम नहीं होता। विपक्ष प्रश्नकाल में सवाल पूछ सकता है, शून्यकाल में मुद्दे उठा सकता है, अलग अलग विधेयकों पर सरकार से जवाब मांग सकता है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर सकता है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद में ऐसे कई मौके आए जब विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा और सरकार ने भी अपनी तरफ से उन सवालों का जवाब दिया। लेकिन यहां एक अंतर समझना जरूरी है। विपक्ष का सवाल पूछना और प्रधानमंत्री का राजनीतिक रूप से घिर जाना दोनों एक ही बात नहीं है। किसी मुद्दे पर विपक्ष सरकार से कठिन सवाल पूछ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार के पास जवाब नहीं है। इसी तरह प्रधानमंत्री का जवाब देना इस बात का प्रमाण नहीं है कि सरकार कमजोर हो गई। संसद में सवाल और जवाब लोकतांत्रिक व्यवस्था का सामान्य हिस्सा है। अब अगर 2023 की बात करें तो मणिपुर का मुद्दा विपक्ष के लिए सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दों में से एक बन गया था। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मणिपुर की स्थिति पर विस्तार से जवाब दें। इसी मुद्दे को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ा। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू हुई। यहां विपक्ष की रणनीति है तो कर दी ही, मार्की कर दी है और उन्हें पददान कर दी है साफ दिखाई दे रही थी। विपक्ष चाहता था कि मणिपुर के मुद्दे को संसद की बहस के केंद्र में लाया जाए और प्रधानमंत्री से जवाब लिया जाए। सरकार के सामने भी राजनीतिक चुनौती थी। सरकार को एक तरफ अपने बहुमत का भरोसा था, लेकिन दूसरी तरफ उसे विपक्ष के आरोपों का जवाब भी देना था। यही कारण था कि 10 अगस्त 2023 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा भाषण इस पूरे घटनाक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने विपक्ष पर भी राजनीतिक हमला किया। दूसरी तरफ विपक्ष ने प्रधानमंत्री के जवाब की आलोचना की और कहा कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार से जिस तरह के जवाब की उम्मीद थी वह नहीं मिला। यानी एक ही भाषण को लेकर सरकार और विपक्ष की राजनीतिक व्याख्या
अलग अलग थी। सरकार की नजर में प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। विपक्ष की नजर में सरकार को मणिपुर के सवाल पर पर्याप्त जवाब देना चाहिए था, लेकिन अंत में जब मतदान हुआ तो संख्या सरकार के पक्ष में थी। अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और मोदी सरकार सत्ता में बनी रही। यहां से एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है, संसद में राजनीतिक दबाव और संसदीय बहुमत दो अलग चीजें हैं। किसी सरकार पर विपक्ष लगातार दबाव बना सकता है, सरकार की आलोचना हो सकती है, संसद में हंगामा हो सकता है, अविश्वास प्रस्ताव भी आ रही है, लेकिन अगर सरकार के पास सदन में बहुमत है तो केवल विपक्ष के सवालों से सरकार गिर नहीं जाती। सरकार गिराने के लिए संख्या की जरूरत होती है। यही कारण है कि 2018 और 2023 के दोनों अविश्वास प्रस्तावों का परिणाम मोदी सरकार के पक्ष में रहा। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की भूमिका क्या थी। 2023 में कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा की शुरुआत की थी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मणिपुर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठाए। विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री को संसद में मणिपुर की स्थिति पर जवाब देना चाहिए। विपक्ष के इन सवालों के बीच सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, यानी संसद में एक तरफ विपक्ष की मांग थी और दूसरी तरफ सरकार का जवाब। यह पूरा घटनाक्रम किसी एक दिन का नहीं था। मणिपुर का मुद्दा संसद के पूरे मानसून सत्र में राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बना रहा और इसी राजनीतिक माहौल में अविश्वास प्रस्ताव आया। अब इस मामले को सोशल मीडिया के नजरिए से देखें तो अक्सर छोटी वीडियो क्लिप सामने आती हैं। कभी किसी वीडियो में प्रधानमंत्री को विपक्ष की तरफ देखते हुए दिखाया जाता है, कभी प्रधानमंत्री को कुछ देर शांत बैठे हुए दिखाया जाता है, कभी किसी नेता की तरफ झुकते हुए दिखाया जाता है और फिर उस वीडियो के साथ दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों से घबरा गए। लेकिन किसी भी वीडियो में कुछ सेकंड की तस्वीर देखकर ऐसा निष्कर्ष निकालना सही पत्रकारिता नहीं है। अगर कोई कहता है कि प्रधानमंत्री किसी सवाल से घबरा गए तो उसके लिए पूरे वीडियो का संदर्भ देखना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि सवाल क्या था, किसने पूछा था, प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया, उसके बाद सदन में क्या हुआ और अंत में संसदीय रिकॉर्ड क्या कहता है। इसीलिए इस रिपोर्ट में हम केवल उन घटनाओं की बात कर रहे हैं जिन्हें संसदीय रिकॉर्ड और विश्वसनीय रिपोर्टों से समझा जा सकता है। अब वापस आते हैं 2018 पर। 2018 का अविश्वास प्रस्ताव भी मोदी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण संसदीय घटना थी। उस समय आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य का दर्जा और उससे जुड़े मुद्दे राजनीतिक विवाद के केंद्र में थे। तेलुगु देशम पार्टी ने एनडीए से अलग होने के बाद मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कदम उठाया। विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, सरकार ने अपना पक्ष रखा और फिर सदन में मतदान हुआ। मोदी सरकार को पर्याप्त समर्थन मिला, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इस घटना से भी यह साफ हुआ कि विपक्ष सरकार को संसद में चुनौती दे सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम सदन की संख्या पर निर्भर करता है। अब अगर कोई यह पूछे कि क्या मोदी सरकार को कभी विपक्ष ने गंभीर रूप से घेरा, तो जवाब है 2018 और 2023 इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। लेकिन अगर सवाल यह हो कि क्या विपक्ष मोदी सरकार को इन अविश्वास प्रस्तावों के जरिए सत्ता से हटाने में सफल हुआ, तो जवाब है नहीं। दोनों बार सरकार ने अपना बहुमत बनाए रखा। यही तथ्य इस पूरी राजनीतिक कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। धन्यवाद।